हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। अभी एक दो लेक्चर मैं राइटिंग पैड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ इशूज़ की वजह से। आपको थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम आएगा, बट मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक दो लेक्चर की बात है, इसको मैनेज करिए। उसके बाद नॉर्मल बोर्ड पे ही अपन रिकॉर्डिंग करेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा चेहरा दिख नहीं रहा, कौन पढ़ा रहा है? मैं ही पढ़ा रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 10th लेक्चर में आज हम इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस, बैक ईएमएफ एंड मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक एनर्जी तो ऐसा लग रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जहां होगा वहां पे मैग्नेटिक एनर्जी होगा, बट ये इंडक्टर एंड सेल्फ इंडक्टेंस का नाम आपने पहले सुना है, क्या होता है ये? पता नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इंडक्टर एंड सेल्फ इंडक्टेंस को कंसेप्चुअली समझने के लिए, फील करने के लिए अपन इसकी बात ही नहीं करते। तो सर समझेंगे कैसे? अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या सोलेनॉइड पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। तो अपन चलिए सोलेनॉइड की बात करते हैं। कैसा होता है सोलेनॉइड? एक स्प्रिंग जैसा होता है। देखिए मैं स्प्रिंग भी लेके आया हूं। इस स्प्रिंग जैसा होता है, यहां पे वायर बाहर आया हुआ होता है, यहां पे वायर होता है। तो सोलेनॉइड कुछ इस तरह का होता है। बढ़िया सोलेनॉइड बना रहा हूं मैं, और मान लीजिए इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है आई। अब कोई भी करंट कैरिंग वायर, सोलेनॉइड ही क्यों ना हो, उसके अंदर आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और कैसा होगा, ये तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बात कर लिया था। तो साहब यहां से करंट जा रहा है, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो सोलेनॉइड की कुछ प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। जैसे लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। ये रहा साहब, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N, रेडियस इज कैपिटल R, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज L एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इज I। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइंड होता है स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N बाई L। टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। टोटल n है, नंबर ऑफ टर्न्स, और टोटल लेंथ L है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा आपका N बाई L। ठीक है साहब। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्योंकि अंदर में कोई मीडियम नहीं, फ्री स्पेस है, इनटू ए स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। किसकी वजह से आया? इसी करंट की वजह से आया है। सोलेनॉइड में के अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया है, म्यू नॉट N I। क्लियर है? अब फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। अब ये मेरा असल सवाल है। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। आपको लग रहा होगा कि सर आप तो इंडक्टर समझाने वाले थे, कहां जा रहे हो? तो बेटा इंडक्टर मैं कब समझा दूंगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अब मैं बोल के इंडक्टर समझाऊंगा, ये इंडक्टर होता है, इंडक्टर होता है, इंडक्टर होता है, फील नहीं आएगा। मैं तुम्हें ऐसी चीजों से समझाने की कोशिश करता हूं हमेशा जो तुम्हें पता होता है। तो मैं इंडक्टर की बात ही नहीं करूंगा और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टर क्या होता है। मैं सिर्फ वही टर्म्स एंड कंसेप्ट यूज करूंगा जो आपको पता है। क्या पता है? तो ध्यान से सुनिएगा। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। क्या आपने फ्लक्स पढ़ा है? सोलेनॉइड पढ़ा है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये भी पढ़ा है? हाँ सर सब पढ़ा है। तो चलो फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स तो EMI के फर्स्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था। फ्लक्स बराबर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट। अगर ये डॉट प्रोडक्ट हटा दूं तो एंगल बिटवीन दीज आ जाएगा, थीटा। चलो साहब मैग्नेटिक फील्ड कितना बताओ? म्यू नॉट N I वायर, और एरिया कितना है इसका? तो R रेडियस है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ये तो एक ही कॉइल का हुआ, और ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉइल मिलकर सोलेनॉइड बने होते हैं। तो टोटल कॉइल को टोटल एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा? N टाइम्स। इसका एरिया A, इसका भी A, 3A, 4A, 5A, 6A, N टाइम्स है, तो N है। तो यहाँ पे N इंटू एरिया। ये नेट फ्लक्स इस सोलेनॉइड से पास कर रहा है। बहुत बढ़िया साहब। तो नेट फ्लक्स इतना पास कर रहा है, ओके। तो अपने काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसके टर्म्स में, ऐसे टर्म्स में चेंज करें कि इसको याद रखना आसान हो। तो सबसे पहली बात, पाई R स्क्वायर को A लिख लेते हैं, और कैपिटल N को देखो यहाँ पे स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये कैपिटल N है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो दोनों को एक ही टर्म्स में रखते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल N को अपन लिख सकते हैं स्मॉल n इंटू L। तो यहाँ पे पुट करते हैं, चलिए म्यू नॉट N, और ये हो जाएगा NL। तो N इंटू N स्क्वायर वायर N स्क्वायर इंटू एरिया पाई R स्क्वायर को A लिख देते हैं, और यहाँ पे एक लेंथ आया था L। हो गया फ्लक्स? नहीं सर I आप भूल रहे हो, तो चलो I भी लिख लेते हैं। ये आ गया फ्लक्स।
अब इस फ्लक्स को ध्यान से देखो। सर फ्लक्स को क्या ध्यान से देखना है, तो फ्लक्स है, बट आपको नहीं लग रहा कि ये वाली जो टर्म है फ्लक्स का वो इंटरनल पैरामीटर है, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड के ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, सोलेनॉइड के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है। देखो ये सोलेनॉइड है, अब आप कहोगे कि एरिया इसके ज्योमेट्री पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो एक काम करो, देखो यहां पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्या आप एक सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं, तो कर दो, करके दिखाओ। करोगे तो दूसरा ही सोलेनॉइड बन जाएगा ना। अच्छा इसका लेंथ चेंज कर सकते हो क्या? हाँ सर खींच दो। अरे तो खींच दोगे, लो खींच दिया, तो सोलेनॉइड बचा क्या? ये देख ले, ये सोलेनॉइड बचा क्या? खींच दिया तूने तो सोलेनॉइड ही नहीं रहा। मतलब सोलेनॉइड का लेंथ एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, फिक्स होता है सोलेनॉइड का लेंथ एरिया। देखिए सोलेनॉइड बचा क्या? ये कौन सा सोलेनॉइड है साहब? ये तो मतलब ये हुआ कि ये वाले टर्म्स जो हैं दिस इज फिक्स्ड फॉर द सोलेनॉइड, डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ सोलेनॉइड। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करने की कोशिश करेंगे तो सोलेनॉइड नहीं बचेगा। अच्छा साहब बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्लक्स चेंज करना चाहता हूं तो सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी है जिसको चेंज करके फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, वो है करंट। आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन करते ही वो सोलेनॉइड नहीं बचेगा। फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर सोलेनॉइड, डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ अ सोलेनॉइड। अगर आप सोलेनॉइड को चेंज करेंगे तो ये प्रॉपर्टी चेंज होगा। देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, खींचते ही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज हो गया, लेकिन ये सोलेनॉइड बचेगा नहीं, खराब हो गए तो फेंक दो। अब समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? जी सर समझ आया। तो एक काम करो, स्क्रीन पॉज करके यहां तक लिखो, पहले लिख लिया, अब आगे देखो। चलो बेटा अब समझना अगर मैं इस फ्लक्स को चेंज करूं, फ्लक्स विल चेंज ड्यू टू करंट ओनली। यस सर, तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। यस सर, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि आप कह रहे हो कि सिर्फ करंट को चेंज करके ही फ्लक्स चेंज हो सकता है, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। यहां से प्रोपोर्शनल साइन अगर हटा दे अपन, तो ये जो टर्म आता है उसको लिखते हैं एल, और इसी एल को डिफाइन करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस क्यों है? ये इक्वेशन जो आप देख पा रहे हैं ये सही सेम ही इक्वेशन है। किताबों में क्या करते हैं, कहते हैं कि सोलेनॉइड और कॉइल अगर आप लेते हैं, एक कॉइल लीजिए या सोलेनॉइड लीजिए, उसमें जो फ्लक्स लिंक होता है उसके करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, जो सोलेनॉइड या कॉइल की प्रॉपर्टी और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो यहां से पढ़ाना शुरू करते हैं किताबों में। मैंने आपको पहले बेसिक से उठाया, समझाया, आपको फील आया कि इस वाली चीज पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एक सोलेनॉइड के लिए कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको अपन कांस्टेंट मान लेते हैं। अगर मैं डायरेक्ट आपको यही पढ़ाता तो क्या उतने अच्छे से विजुअलाइज कर पाते जितने अच्छे से आप लिंक कर पा रहे हैं अभी? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। महसूस हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अच्छा, इसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस ही क्यों है? क्योंकि यहां जो करंट फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड का करंट है, तो सोलेनॉइड की वजह से फील्ड आया, और सोलेनॉइड के फील्ड की वजह से सोलेनॉइड में फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो खुद की वजह से लिंक्ड फ्लक्स है वो। आपने नोटिस नहीं किया अभी, लेकिन ये जो आपने सीखा है या अरेंजमेंट देखा है, ऐसा अरेंजमेंट फिजिक्स में पहले कभी नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आया था। आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया है, आपने इंड्यूस करंट कैलकुलेट किया है। एक के फील्ड की वजह से एक का करंट होता है, एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के कॉइल से लिंक होता है। क्या आपने ऐसा देखा है कि खुद ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया हो और खुद ही के एरिया से लिंक करा के फ्लक्स निकाल लिया अपन ने? नहीं, हमेशा एक का मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल से लिंक होता है, फिर वहां से फ्लक्स देखते हैं, फिर फ्लक्स में चेंज आता है तो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ होता है। ये सोलेनॉइड और कॉइल वाला केस ऐसा है कि खुद ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, खुद के करंट की वजह से खुद में फ्लक्स पास कर दिया। इसीलिए यहां पे जो कांस्टेंट आया है, क्या आया बेटा? यहां पे ये कांस्टेंट आया है, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये किन बातों पे डिपेंड करता है? सेल्फ इंडक्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू अभी अपन ने देखी थी, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू अभी देखी थी अपन, वो सोलेनॉइड के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम।
डिपेंड्स ऑन मीडियम, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल। अब ये बात फील कराने की जरूरत नहीं, आप समझ गए, कॉइल और सॉलिनॉइड। क्लियर है बेटा? तो यहां से जो एल आएगा उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं फ्लक्स बाई करंट। अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या ये सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा? डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट एंड फ्लक्स। सर सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में फ्लक्स और करंट दोनों ही आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि फ्लक्स और करंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस उसी तरह का फिजिकल क्वांटिटी जैसा कैपेसिटेंस होता है। याद करिए कैपेसिटेंस क्या होता है, अब याद है आपको, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्या कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है? नहीं, कैपेसिटेंस प्लेट के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। सिमिलरली सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू अभी निकाली थी अपन ने, क्या था? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये था सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। अरे देख भाई, यहां से कंपेयर कर ले, ये देख एल 5 बराबर एल आई, 5 बराबर यहां पे दिस वन इज एल और दिस इज आई, हेंस सेल्फ इंडक्टेंस इज दिस। तो असल में सेल्फ इंडक्टेंस इन दोनों तीनों चीजों पे डिपेंड करता है, एरिया पे, लेंथ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ पे, म्यू नॉट पे। सॉलिनॉइड के लिए है ना, कॉइल के लिए अलग होगा। तो एक सॉलिनॉइड का केस लिया अपन ने, तो दिख रहा है ना कि सॉलिनॉइड की ज्योमेट्री पे डिपेंड करा, तो ड्राइव करके लाया हमने सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि स्केलर है या वेक्टर है। तो बताओ क्या होता है ये? साहब स्केलर होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है कैपेसिटेंस की तरह। अच्छा, यूनिट क्या होता है इसका? तो इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा हेनरी। क्या होता है साहब? हेनरी। एंड 1 हेनरी देखो, L इज इक्वल टू 5 बाई आई, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर बाई एम्पियर। अरे भाई फ्लक्स वेबर, करंट एम्पियर। अच्छा, फ्लक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? वोल्टेज इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पियर, ये भी हो सकता है इसका आंसर, वोल्ट सेकेंड बाई एम्पियर। अच्छा, अगर इसका मैं डायमेंशन निकालूं, क्या निकालूं बेटा? डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशन देखो ऐसा है कि वोल्ट का डायमेंशन हो जाएगा एनर्जी बटा चार्ज। तो एनर्जी होता है m/L2t-2 बटा चार्ज। चार्ज को लिख सकते हैं अपन करंट इंटू टाइम, Q को लिख सकते हैं I इंटू टी। तो यहाँ पे लिखेंगे करंट को I इंटू टी, टी से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ये करंट और एम्पियर भी करंट, तो करंट का स्क्वायर, नीचे करंट का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो एम्पियर -2 ये आएगा। बिल्कुल सही है बेटा, ये डायमेंशन अपन ने निकाल लिया। ठीक है, तो यूनिट हेनरी होता है जिसको 1 वेबर पर एम्पियर कह सकते हैं, ये डायमेंशन है। और ये असल में कैसा होता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। सेल्फ इंडक्टेंस किसका होगा? इंडक्टर का। ये सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइंड फॉर व्हाट? डिफाइंड फॉर व्हाट? इंडक्टर। अरे सेल्फ इंडक्टेंस किसके लिए डिफाइन करोगे? इंडक्टर के लिए। तो सॉलिनॉइड के लिए, सॉलिनॉइड किसके लिए बेटा? सॉलिनॉइड। तो इस सॉलिनॉइड के लिए आप डिफाइन करते हो इन सेल्फ इंडक्टेंस, हेंस सॉलिनॉइड को आप क्या कह सकते हैं? इंडक्टर। तो सॉलिनॉइड का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में इंडक्टर हो जाता है। अब इंडक्टर क्यों होता है आगे और समझते हैं। पहले बताओ सेल्फ इंडक्टेंस क्यों डिफाइन किया? क्योंकि खुद के मैग्नेटिक फील्ड को खुद ही से लिंक करा लिया, इसलिए उसको कहते हैं सेल्फ में इंगेज करा लिया, तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया वो। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बोलो। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है फ्लक्स बाई करंट। क्या फ्लक्स और करंट पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। असल में सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके कंप्लीट लिखिए। अब आगे समझिएगा, ये है बेटा तुम्हारा सॉलिनॉइड, लेकिन अब इसका नाम हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि खुद का फ्लक्स खुद से लिंक करा लेता है साहब। फिर इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, लेंथ L, रेडियस R और नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा कैपिटल N/L। इस सॉलिनॉइड के लिए एक सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू होती है सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, इसमें लेंथ को स्मॉल l रख लो बेटा, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? याद करिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए स्मॉल l इंटू करंट आई। ये सेल्फ इंडक्टेंस अपन ने, सॉरी ये तो फ्लक्स था। सेल्फ इंडक्टेंस क्या डिफाइन करा था? तो करंट हटा दो बस, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। अरे भाई फ्लक्स बटा करंट ही तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है।
तो यहाँ पे फ्लक्स है, फ्लक्स को करंट से डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा 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 सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, नहीं तुम्हारा नहीं, सॉलिनॉइड का हो गया, ठीक है। अब मान लो फ्लक्स में चेंज करूं मैं, इफ फ्लक्स इज चेंजिंग, हो सकता है फ्लक्स तो चेंज हो ही सकता है, बट ये किसके चेंज होने से होगा? तो सॉलिनॉइड की प्रॉपर्टी जो है सेल्फ इंडक्टेंस वो तो कांस्टेंट है। इफ फ्लक्स इज चेंजिंग ड्यू टू चेंजिंग करंट, किसकी वजह से चेंज हो रहा है? करंट की वजह से आप चेंज हो रहा है। अगर यहां पे करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और जहां भी फ्लक्स चेंज हो तो चेंज इन फ्लक्स तो करंट इंड्यूस करता है, चेंज इन फ्लक्स तो बैटरी बना देता है। हाँ बिल्कुल बना देता है, आपने ये पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू फैराडे, नाम भी लिख देता हूं, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो कि कौन बोल के चला गया। फैराडे, फैराडे कहता है कि EMF इज इक्वल टू d∅dt। बिल्कुल, तो यहां भी तो फ्लक्स है और इसकी वैल्यू है Li। आप जानते हैं, वी नो दैट phi बराबर Li। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दूं तो बताओ d∅dt को क्या बोलेंगे अपन? EMF। और EMF के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं अभी अपन। तो EMF इज इक्वल टू, बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन d∅dt को EMF बोलेंगे, और d∅dt इधर डिफ्रेंशिएट हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो L तो आपका कांस्टेंट है और I का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो L रहेगा बाहर, ये बनेगा di/dt। मतलब किसी भी इंडक्टर के थ्रू करंट अगर चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो वहां पे बैटरी बन जाएगा, और उस बैटरी का जो EMF होगा, उस बैटरी का जो EMF होगा, उस बैटरी का जो EMF होगा वो कितना होगा? तो उस बैटरी का EMF होगा L di/dt। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, इतना वोल्ट का बैटरी बन जाएगा। अच्छा, अगर करंट कांस्टेंट हुआ तो, इफ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सॉलिनॉइड I0, तो di/dt क्या होगा? 0। तो यहां से कोई बैटरी सॉलिनॉइड में नहीं बनेगा, उसमें इंड्यूस EMF होगा 0। लेकिन वो तो सिर्फ तब जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर वेरिएबल करंट फ्लो करेगा तो इतने वोल्ट का बैटरी बन जाएगा, और इसी बैटरी को और इसी बैटरी के EMF को अपन कहते हैं बैक EMF। अब आते हैं इसके डायरेक्शन और नेचर के बारे में, ऐसा बना ही क्यों? तो किसी भी कॉइल से करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और कॉइल चाहता नहीं कि फ्लक्स चेंज हो, चाहे वो किसी पड़ोसी की वजह से हो रहा हो या खुद की वजह से हो रहा हो। फ्लक्स चेंज या पड़ोसी की वजह से हो या खुद की वजह से हो, कॉइल चाहता ही नहीं कि फ्लक्स चेंज हो। ये तो आपने लेंज ने बताया था आपको, कि कौन बता के चला गया साहब ये बात? आपको लेंज पहले ही बता के जा चुका है कि कॉइल में फ्लक्स अगर चेंज होता है, हमें नहीं पता करना किसकी वजह से चेंज हुआ है, कभी कभी खुद की वजह से ही नुकसान होता है। तो खुद की वजह से, खुद का करंट, खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स डिफाइंड हुआ है, और वो फ्लक्स चेंज खुद के करंट की वजह से हो रहा है, तो भी कॉइल अपने आप को अपोज करेगा, क्योंकि कॉइल का नेचर है कि वो अपने थ्रू फ्लक्स चेंज नहीं होने देना चाहता। तो जैसे ही चेंज होगा फ्लक्स, वैसे ही सॉलिनॉइड में एक बैटरी बन जाएगा, और वो बैटरी, वो EMF क्या चाहेगा कि जो करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो ना हो। ठीक है ना? तो इसका नेचर समझ में आया बैक EMF का, क्या चाहता है ये कि जो करंट चेंज हुआ है वो करंट चेंज ना हो। तो स्क्रीन पॉज करके पहले यहां तक लिखिए बेटा। अब देखिए इस EMF के डायरेक्शन के बारे में अपन बात करते हैं। तो ये रहा बेटा इंडक्टर। अब यहां पे समझना थोड़ा, साफ करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट बढ़ रहा है। करंट के बढ़ने से यहां से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, और कॉइल चाहता नहीं कि फ्लक्स बढ़े, तो क्या करेगा? ये क्या चाहेगा? यहां से करंट देखो ना, ऐसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो कर रहा है और करंट बढ़ रहा है। तो कॉइल क्या चाहता है? करंट ना बढ़े। तो करंट ना बढ़ाने के लिए कॉइल में जो बैक EMF इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू तो अपन ने बात कर ली कि EMF जो जनरेट होगा वो L di/dt के बराबर होगा। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये बैक EMF इतने वोल्ट की बैटरी बनेगी। अब इतने वोल्ट की बैटरी पीछे की तरफ बनेगा या आगे की तरफ बने? तो देखो करंट आगे फ्लो कर रहा है, और अगर ऐसा बैटरी बने तो करंट और आगे बढ़ा देगा। तो ये तो बढ़ाना नहीं चाहता ना, जिसके वजह से फ्लक्स पास कर रहा है उसको अपोज करना चाहता है ना। फ्लक्स को अपोज नहीं करता, फ्लक्स पास हो रहा है उसको अपोज नहीं करेगा, फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। तो करंट कहां बह रहा है इसको कोई मतलब नहीं है। करंट में जो चेंज हुआ है, आगे की तरफ पहले 5 था, फिर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो ये नहीं चाहता करंट बढ़े। इसीलिए ये ऐसा बैटरी बनाएगा जो इस करंट को अपोज करे। मान लो आगे 10 तो पीछे 1 करा दिया तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। इसलिए ऐसा बैटरी बनेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है? तो दो बातें थी
फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो दो बातें थी, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा और किधर होगा। कितना होगा साहब बताओ, एल डी आई बाई डी टी के बराबर होगा। किधर होगा, तो करंट को अपोज करने की डायरेक्शन में होगा। अब अपन देखते हैं यहाँ पे, समझिए बेटा, बहुत अच्छे से फील करिए, महसूस करिए। ये चीजें 10 मिनट में पढ़ाई जा सकती है, लेकिन मैंने आपको महसूस कराने के लिए, फिजिकली फील कराने के लिए एकदम धीरे धीरे समझाया है। चलो भाई देखो, करंट बह रहा है और करंट कम हो रहा है। देखो यहाँ पे एरो एरो, करंट आगे जा रहा है, लेकिन इस बार करंट की मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, कम हो रही है। कैसा बैटरी बनेगा, कैसा बैटरी बनेगा, बताओ भाई, कैसा बैटरी बनेगा, खुद ही बताओ। बताओ, करंट कम हो रहा है क्या ये कॉइल चाहता है कि उससे फ्लक्स पास करे और करंट पास करे? हाँ, कॉइल चाहता है करंट पास करे, फ्लक्स पास करे। कॉइल को कोई दिक्कत नहीं है करंट और फ्लक्स से, कॉइल को दिक्कत है चेंज से। क्या चेंज हो गया भाई, इसका करंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है। कॉइल रोएगा, नहीं नहीं करंट कम मत हो, मैं हूं ना अभी। कॉइल कहेगा मैं बैटरी बना लूंगा, चिंता मत करो, लेकिन मेरे से करंट कम मत हो। मतलब ऐसा है कि जो सॉलिनॉइड है, इसको अपन इंडक्टर बोलेंगे, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस सेल है, ये असल में चाहता क्या है? ये ऐसा है ना, ये चाहता है कि जितना करंट फ्लो हो रहा है ना उतना होने दो। अगर यहाँ से तुम ज़्यादा करंट फ्लो कराने की कोशिश करोगे तो इंडक्टर उसको अपोज करेगा। करंट बढ़ाओगे तो ये करंट घटाने के लिए पीछे बैटरी बना लेगा, और चाहोगे कि इसकी करंट को मैं बंद कर दूँ तो ये भी उसका अपोज करेगा, और करंट धीरे धीरे कम करोगे तो खुद ही बैटरी बना लेगा करंट को मेंटेन रखने के लिए। क्लियर है क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे कंसेप्ट याद आ गया, इस पर सवाल भी पूछा जाता है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी इंस्टेंट पे, एट इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, एग्जैक्टली इंस्टेंट पे फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, और फ्लक्स बराबर क्या आया यहाँ पे, एल आई। तो आप डिफाइन कर सकते हो L1I1 इज इक्वल टू L2I2। कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, हालांकि फिजिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन क्वेश्चन तो बेटा कैसे भी बना सकते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। वो कहता है किसी इंस्टेंट पे करंट था I1 और सेल्फ इंडक्टेंस था L1। अगर मैंने किसी तरीके से इंस्टेंट पे सेल्फ इंडक्टेंस को L2 कर दिया तो बताओ करंट कितना फ्लो करेगा, I2, क्योंकि फ्लक्स तो साहब हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। किसी भी इंस्टेंट पे जो सॉलिनॉइड है वो असल में चाहता क्या है, फ्लक्स को कांस्टेंट रखना। और फ्लक्स कांस्टेंट कैसे रहेगा, तो सॉलिनॉइड की प्रॉपर्टी जो L1 है वो तो कांस्टेंट है, L1 और I इन दोनों का प्रोडक्ट फ्लक्स डिफाइंड होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। वैसे बात हुई थी L कांस्टेंट रहता है, बट सवालों में ऐसा पूछ लेते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस को डबल कर दिया किसी एक इंस्टेंट पे। ऐसा नहीं कि करंट हटा दिया फिर दूसरा कॉइल बना, ऐसा नहीं, किसी इंस्टेंट पे मैंने सेल्फ इंडक्टेंस को डबल कर दिया तो करंट बताओ आधा हो जाएगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट रहना चाहिए, बात खत्म। चलो साहब, और देखो ये रहा तेरा इंडक्टर, करंट इधर फ्लो कर रहा है, बढ़ रहा है, बताओ बैटरी कैसा बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है, जो करंट से कोई दिक्कत नहीं, करंट के बढ़ने से दिक्कत है, तो करंट कम करना चाहेगा तो ऐसा बैटरी बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। क्लियर है क्या बेटा? इधर देखो बेटा, ये है पीछे करंट आ रहा है, कहाँ आ रहा है करंट, पीछे की तरफ, और करंट घट रहा है, करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। बताओ बैटरी कैसा बनेगा, बैटरी सर ऐसा बनेगा, क्योंकि करंट ऐसे इस तरफ जा रहा हो, घट रहा है, तो इधर बढ़ाने की कोशिश करेगा तो बैटरी ऐसा बनेगा। सिंपल सी बात है, नो बकवास, सीधी बात। स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखे, स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखे। अब आइए इसी चीज़ को न्यूमेरिकली विजुअलाइज करते हैं। एक इंडक्टर बेटा जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस है 30 हेनरी, करंट फ्लो कर रहा है किसी इंस्टेंट पे 5 एम्पियर, और रेट ऑफ चेंज इन करंट है 0.2 एम्पियर पर सेकेंड। किसी भी इंस्टेंट पे वहाँ पे करंट 5 जा रहा है और रेट ऑफ चेंज इन करंट है 0.2 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये जो इंडक्टर है ना, वो बैटरी जैसा बिहेव करेगा। बैटरी सर? हाँ, क्योंकि करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और जहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा वो बैटरी जैसा हिट हो जाएगा। मतलब आप चाहें तो इस इंडक्टर को हटा के एक बैटरी बना सकते हैं। और बताओ करंट क्या हो रहा है, देखो प्लस 0.2 मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है, और करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो सॉलिनॉइड नहीं चाहता बैटरी पीछे की तरफ बनाएगा, ऐसा बैटरी बनाएगा। और इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ईएमएफ होगा L di बाई dt। L की वैल्यू बोलो 30, di बाई dt बोलो 0.2, तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 6 वोल्ट की बैटरी बनेगा। देखिए अब एक खास बात और समझ में आया कि जो बैक ईएमएफ है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सॉलिनॉइड से करंट कितना फ्लो कर रहा था। सॉलिनॉइड से करंट कितना फ्लो कर रहा था इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा सर? क्योंकि सॉलिनॉइड को करंट से दिक्कत ही नहीं है। बताओ 5 एम्पियर फ्लो करा दो, 500 एम्पियर फ्लो करा दो, या 5000 एम्पियर फ्लो करा दो, इस सॉलिनॉइड को कोई परेशानी नहीं है साहब। लेकिन जैसे करंट थोड़ा भी चेंज करोगे तो इसको परेशानी है। जैसे यहाँ पे देखो फॉर डीसी
डीसी आप जानते हो ना, जिसमें करंट कांस्टेंट होता है, या फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है। डीसी का मतलब होता है यूनी डायरेक्शनल, बट मान लो कि कांस्टेंट करंट है डीसी का, तो उसका डीआई/डीटी क्या होगा, जीरो। तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ हो जाएगा जीरो। मतलब एक सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा, यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, है ना, कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं हो रहा। मतलब एक सॉलिनॉइड या इसको इंडक्टर बोल दो, उससे अगर डीसी करंट फ्लो कराओगे ना, तो बिहेव एज अ सिंपल वायर, बिहेव एज सिंपल वायर। लेकिन अगर एसी के लिए देखें तो एसी में सीधी सी बात है, आई वेरिएबल होता है, सिनुसाइडल होता है, स्क्वायर होता है, कैसा भी होगा, आई कैसा होगा, वेरिएबल। तो वहां पे है ना, जो इंडक्टर है उसमें ईएमएफ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और उसकी वैल्यू होगी सेल्फ इंडक्टेंस इनटू डीआई/डीटी। करंट वेरिएबल है तो टाइम के साथ किसी रेट से चेंज हो रहा होगा। मतलब इंडक्टर या सॉलिनॉइड ऑफर सम रेसिस्टेंस फॉर एसी, बट डीसी के लिए वो सिंपल वायर जैसा बिहेव करता है, एसी के लिए कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ना बेटा, ये देखो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। अब कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है इसकी कहानी बाद में अपन पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ से थोड़ा सा समझिए कि एसी को अपोज करता है इंडक्टर और उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसका बैक ईएमएफ बन जाता है। लेकिन ये सारी कहानी कब होगी? जब करंट चेंज होगा। और करंट चेंज किसके लिए होता है? ऑब्वियस सी बात है, करंट चेंज होता है एसी के लिए, डीसी के लिए तो करंट चेंज होता नहीं है। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके यहाँ तक लिखिए। चलिए आगे देखिए साहब, इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अच्छे सवाल बनाते हैं। ये देखिए बेटा, इंडक्टर है, ये रेसिस्टेंस है, साइन तो समझते हैं ना, और ये बैटरी है साहब, वायर। अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आगे की तरफ, कितना सर? 10 एम्पियर। सेल्फ इंडक्टेंस इज 15 हेनरी, रेसिस्टेंस इज 4 ओम, पोटेंशियल इज 5 वोल्ट, बैटरी का ईएमएफ है 5 वोल्ट। ये आपका पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी। करंट इज चेंजिंग एट अ रेट di/dt इज इक्वल टू -2 एम्पियर पर सेकेंड। अच्छा चलो, कुछ नहीं लिखा तो प्लस ही मान लो, छोड़ो। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, अपन कर लेंगे सॉल्व। चलो ध्यान से समझना। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड VA माइनस VB। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बेटा। अब कैसे करेंगे अपन सॉल्व? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें कुछ ना करें, अब तीनों के पोटेंशियल ड्रॉप को लिख लें। चलिए एक वायर बनाइए, सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा, और बताइए करंट बढ़ रहा है 0.2 एम्पियर पर सेकंड से, इसका बैटरी किधर बनेगा? पीछे की तरफ। रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका बैटरी किधर बनेगा? पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। तो यहाँ से करंट फ्लो करके आगे जा रहा है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ है ना, कम हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो पोटेंशियल कम होना चाहिए, तो हाई से कम ही होगा ना लो की तरफ। और एक बैटरी ये था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन दोनों को हटा के, तीनों को हटा के सिंपल बैटरी बनाओ। इसका जो ईएमएफ है वो है L di/dt। L की वैल्यू 15, di/dt 0.2, तो ये आ जाएगा 3 वोल्ट। सिंपल है। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होता है IR, I10 एंड R4, तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट। और यहाँ पे ईएमएफ जो बैटरी का होगा उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, करंट कहाँ जा रहा है, कितना चेंज हो रहा है, बैटरी का ईएमएफ फिक्स होता है। अब आपका पॉइंट था ये A और ये पॉइंट था आपका B, तो सिंपल लिखेंगे VA -3, देखो हाई से लो की तरफ जा रहा हो, फिर -40 -5 इज इक्वल टू VB। तो यहाँ से VA माइनस VB, इसको इधर ले आओ, इन टर्म्स को इधर ले आओ, तो 48 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ये आगे साफ आंसर। कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया कि नहीं आया बताओ? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट और भी बढ़िया सवाल बनाते हैं। बैटरी, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टेंस, बताओ मजा आया कि नहीं आया? सारे ही कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। ये आपका पॉइंट है A और ये पॉइंट है आपका B। अब सबकी वैल्यू भी लिख देता हूँ। ये 5 वोल्ट, ये +2 माइक्रोकुलम, -2 माइक्रोकुलम, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड, L इज इक्वल टू 50 हेनरी, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम। अब साहब यहाँ से करंट इधर ही जा रहा है, चलो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड di/dt
इज -0.5 एम्पियर पर सेकेंड वायर। फाइंड वी ए माइनस वी बी। तो मैंने आपको सजेस्ट किया था ना कि सबको हटाओ। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? सबको हटाओ, सबको हटा के बैटरी बना लो। तो ये जो बैटरी है ना वो असल में बैटरी रहेगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है, किधर जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटर को हटा के बैटरी बनाओ। तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पॉजिटिव की तरफ हाई पोटेंशियल होगा तो इधर हाई पोटेंशियल होगा और इधर लो पोटेंशियल होगा। इंडक्टर में करंट कम हो रहा है तो आगे की तरफ बैटरी बनाएगा, और रेसिस्टेंस में जिधर से करंट आता है उधर हाई पोटेंशियल बनता है, उधर लो। बस हो गया, है ना। ऐसा बना लोगे ना तो बहुत ईजी होगा। नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं हायर लोअर टर्मिनल में गलती कर जाओगे। क्यों गलती कर जाएंगे? तो देखो, कैपेसिटर का बैटरी बनने का तरीका अलग होता है, इंडक्टर का अलग होता है, रेजिस्टेंस का अलग होता है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, किधर फ्लो कर रहा है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा बात? तो ध्यान से बताइए, ये कितना होगा? 5 वोल्ट। ये साहब कितना होगा? तो ये होगा Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C। तो Q/C मतलब 1/2 वोल्ट, है ना। देखो Q बराबर क्या होता है CV, तो V इज इक्वल टू Q/C। Q देखो 2 और C देखो 10, तो 1/2 वोल्ट। L di/dt, L बोलो 50, di/dt 0.5। अब माइनस से में कोई मतलब नहीं क्योंकि बैटरी का साइन तो हमने डिसाइड कर ही लिया है। 50 मल्टीप्लाई 0.5 तो 25 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? 0.5 है ना ये, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 मल्टीप्लाई 25, बिल्कुल सही है। करंट आ रहा है 2 और ये 8 वोल्ट, ये आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक चल के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो ध्यान से। ये तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बार सीखा है। तो वी ए माइनस वी बी यहाँ से निकल जाएगा, निकाल लो। यहाँ पे कर देता हूँ, वी ए -5 हाई से लो -1/2 प्लस 25 -8 इज इक्वल टू वी बी। हायर टर्मिनल पे बी होगा, ये वी ए माइनस वी बी निगेटिव आ जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन अ सॉलिनॉइड की बात करते हैं। करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो देखो, इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रहा है, असल में आप ध्यान से देखिए तो पावर ड्रॉप का फॉर्मूला अपन लिखते हैं V × I। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और किसी भी इंस्टेंट पे जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा L di/dt × I। पावर को क्या लिख सकते हैं बेटा? रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू Li × di/dt। यहाँ से dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपका बनेगा dE इज इक्वल टू Li × di। इंटीग्रेट कर दीजिए। मान लीजिए पहले एनर्जी 0 था, करंट 0 था, किसी इंस्टेंट पे करंट आई है तो एनर्जी E स्टोर हो रहा है। D का इंटीग्रेशन बताइए क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू L बाहर I × di का इंटीग्रेशन होगा हाफ Li²। देखो L बाहर और I²/2, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ Li²। तो सॉलिनॉइड में अगर करंट I फ्लो कर रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे जो करंट I है ना, तो उसके टर्म्स में एनर्जी इतना स्टोर हो जाएगा। मैग्नेटिक एनर्जी है ये। कौन सा एनर्जी है? मैग्नेटिक एनर्जी। आपको कैसे पता ये मैग्नेटिक एनर्जी? तो बेटा जो अंदर में फील्ड है वो कैसा फील्ड है? फ्लक्स है, फ्लक्स है, सेल्फ इंडक्टेंस, करंट से फ्लक्स लिंक करता है, तो इतना मैग्नेटिक एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है। अच्छा साहब, एल की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। एल इज इक्वल टू होता है μ0 n² A × L। सॉलिनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस है ये। अगर इसकी वैल्यू को अपन रख दें यहाँ पे हाफ, एल की वैल्यू क्या रखेंगे? μ0 n² AL/I²। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो तो A × L, एरिया × लेंथ, ये तो वॉल्यूम हो जाएगा। इसको नीचे ले आओ तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एनर्जी बटा वॉल्यूम, डायरेक्ट V वॉल्यूम है ना, डायरेक्ट V लिख सकते हैं अपन। दैट इज इक्वल टू हाफ μ0 n² I²। टर्म तो बहुत साफ साफ दिख रहा है, हाफ μ0 n² I²। अब यहां से ध्यान से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 ni। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है n² I², लेकिन म्यू का स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो आप म्यू से मल्टीप्लाई और म्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा μ², और μ² n² I², μ² n² I² क्या हो जाएगा? b²। तो आप इसको लिख सकते हैं b²/2μ0। और ये आपका एनर्जी नहीं है, एनर्जी बटा वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा b²/2μ0। क्लियर है? तो पहले स्क्रीन पॉज करके यहाँ तक लिख लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिए साहब,
आपने जो b² बटा 2μ0 लिखा है, ये इसको अपन बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सॉलिनॉइड के अंदर एरिया था a, उसका लेंथ है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया v, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप जानते हैं इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एंड दैट एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज टोटल एनर्जी बाय वॉल्यूम इज डिफाइंड एज हाफ b² बटा μ0। ये एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी आपने डिफाइन किया था, याद करिए, एनर्जी बटा वॉल्यूम हाफ ε0 E², और ये कैपेसिटर प्लेट के अंदर डिफाइन किया था, आपको याद हो तो। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी आपने कहां डिफाइन किया था बताइए? यह आपने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर प्लेट के बीच में। आपको याद हो तो आपने कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस को यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर प्लेट के बीच में डिफाइन किया था हाफ ε0 E², और फिर आपने ये बोला था कि हालांकि हमने इसको कैपेसिटर प्लेट के बीच में डिफाइन किया है, बट यहां पे कैपेसिटर का कोई कैपेसिटेंस या कोई पैरामीटर नहीं आ रहा। अगर किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी सिंपल हो जाता है हाफ ε0 E²। यहां पे भी मैंने एक इंडक्टर के लिए डिफाइन किया इसको। किसके लिए डिफाइन किया, आराम से सोच के बताओ, एक इंडक्टर के लिए। लेकिन क्या यहां पे कोई भी इंडक्टर की प्रॉपर्टी दिख रहा है? नहीं भाई, सिंपल सी बात है कि कहीं भी एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड B है तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा हाफ b² बटा μ0। चाहे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंडक्टर में होता है μ0 Ni, चाहे किसी भी स्पेस में कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें एनर्जी डेंसिटी इतना ही स्टोर हो जाएगा, हाफ b² बटा μ0। ये एनर्जी डेंसिटी स्टोर हो जाएगा। क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है बात? बेटा ध्यान से देखिएगा, एनर्जी डेंसिटी ये होगा, लेकिन अगर आपसे एनर्जी पूछता है तो उसका फॉर्मूला हाफ Li² ही लिखेंगे, या उसको आप ये भी लिख सकते हैं हाफ b² बटा μ0 एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम। अरे भाई, एनर्जी बटा वॉल्यूम होता है एनर्जी डेंसिटी, तो वॉल्यूम को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम, टोटल एनर्जी तो आएगा, तो ये आ जाएगा टोटल एनर्जी का टर्म। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। एक सॉलिनॉइड से इंडक्टर बना जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L होती है। अगर मान लो दो सॉलिनॉइड को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, सिंपल सी बात है, दो सॉलिनॉइड को सीरीज में कर दूं, इसके खुद के वजह से सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और इसका खुद का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, करंट इसमें ही फ्लो कर रहा है। अगर मैं दोनों सॉलिनॉइड को मिला के एक ही सॉलिनॉइड बना दूं, उसमें सेम करंट I फ्लो कर रहा है, तो इनका इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? ये सवाल है साहब। तो बहुत आसान है इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस निकालना। कैसे? तो एक बात बताओ, इसके कुछ बैक ईएमएफ होगा, इसका बैक ईएमएफ होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका जो नेट बैक ईएमएफ होगा, क्या मैं उसको लिख सकता हूं E1 प्लस E2? इसके बैक ईएमएफ को लिखूंगा L इक्विवेलेंट इंटू di/dt इज इक्वल टू, इसके बैक ईएमएफ को लिखूंगा L1 di/dt प्लस L2 di/dt। बड़ा आसानी से लिख दिया आपने, di/dt क्यों लिखा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा किसी भी इंस्टेंट पे करंट और रेट ऑफ चेंज इन करंट दोनों ही तो कॉमन होगा, रेट ऑफ चेंज इन करंट। तो बेटा di/dt कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका बनेगा L1 प्लस L2, सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा रेसिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वैसा यहाँ पे होता है। अगर n नंबर ऑफ इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस आइडेंटिकल इंडक्टर को n इंटू आई हो जाएगा। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे समझ आया? इसको लिखिए स्क्रीन पॉज करके। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। यहां पे एक इंडक्टर है, इसको मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2, करंट किसी इंस्टेंट में फ्लो कर रहा है। तो आप यही कहेंगे ना कि I1 मान लीजिए ऊपर में जा रहा है, I2 नीचे में जा रहा है, तो नेट करंट जो आपका होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अच्छा, चेंज इन करंट देखा जाए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा।
करंट अगर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही तो आएगा साहब। अरे एडिशन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन सिंपल है। तो एक बात बताओ क्या बताए सर, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी इंस्टेंट पे दोनों में सेम होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों बताओ? इसलिए क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा सेम रहता है, चाहे आप रेजिस्टेंस लगा दो, कैपेसिटर लगा दो या इंडक्टर लगा दो। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट, किसी भी इंस्टेंट पे दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम आएगा। अच्छा, तो आप जानते हैं फॉर्मूला L इज इक्वल टू ई एम एफ इज इक्वल टू L इंटू डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? ई एम एफ बाई एल। तो इन दोनों को हटा के अगर एक सोलेनॉइड मान लूँ, इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है L इक्विवेलेंट, करंट जा रहा है I, तो यहाँ पे नेट चेंज इन करंट डी आई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं आप? ई एम एफ बटा L इक्विवेलेंट, नेट ई एम एफ बटा L इक्विवेलेंट। इसको क्या लिख सकते हैं? ई एम एफ बटा L1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? ई एम एफ बाई L2। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे अगर पोटेंशियल ड्रॉप है V, तो यहाँ पे भी होगा V, और दोनों को V प्लस V होगा, सिंपल पोटेंशियल ड्रॉप V। तो यहाँ से ई एम एफ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, ये आएगा साहब। तो यहाँ से आप सिंपली L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। L1 L2 एलसीएम ले लेंगे, L2 सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है, ये आएगा फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडक्टर का सेम एज रेसिस्टेंस, सेम एज रेसिस्टेंस में भी तो ये होता है ना, कैपेसिटेंस में उल्टा हो जाता है। तो याद रखिएगा, सीरीज में लगा हो तो L1 प्लस L2 प्लस L3, पैरेलल में लगा हो तो L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। क्लियर है बेटा? तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके आराम से लिखिए।